नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आर्य महिला पीजी कॉलेज, एफिलेटेड टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आप मेरे अगर वीडियोस को देख रहे हैं कंटिन्यूस और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने कमेंट्स को देते रहिए, लाइक करते रहिए, दूसरों से शेयर करते रहिए। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं वो है मॉडर्नाइजेशन। वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूअस मैं इधर इन्वायरमेंटल वीडियोस के सीरीज को ला रही थी, पर मुझे थोड़ा पॉज देना पड़ा क्योंकि अब नए सेमेस्टर और नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत हो रही है और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे कॉलेजेस में अब नए क्लास में नए सेमेस्टर में ये मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट आएगा। तो मेरा पहला चैलेंज था कि मुझे अपने बच्चों के सिलेबस पे फोकस करना है, तो मैं थोड़ा सा पॉज दे रही हूँ, आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मैं आज जो टॉपिक ला रही हूँ वो है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझिए। और ये बीए सेकेंड ईयर के जो भी बीएचयू और बीएचयू से एफिलेटेड कॉलेज हैं वहाँ पर बीए सेकेंड ईयर में ये पढ़ाया जाता है। बाकी जगहों पे भी अलग अलग ईयर्स में पढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये सोशियोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आधुनिकीकरण क्या है। बेसिकली इस वीडियो में मैं जो लेकर के आई हूं वो है कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और कुछ इसमें मैं आपको बुक्स के नाम और थिंकर्स को भी दूंगी जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन पे अलग अलग काम किया है। तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट जानना जरूरी है, फिर उसके बाद से हम लोग मॉडर्नाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और साथ में कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं वो हमें देखना होगा। तो सबसे पहले जब आधुनिकीकरण की बात होती है तो मॉडर्नाइजेशन जो प्रोसेस है वो बेसिकली यूरोप और अमेरिका से शुरू हुआ और उसके बाद से ये भारत के या जो एशियन कंट्रीज हैं उसमें ये आया। जब माना जाता है कि यूरोपियन रेवोल्यूशन हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ और फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद से हमारा समाज बहुत ज़्यादा अलग हो गया। ठीक है, उससे पहले जो सोसाइटी थी वो अलग थी। वो जब पूरा पूरा रेवोल्यूशन आप पढ़ेंगे तब आप इस चीज को जानेंगे कि अलग हमारा समाज था। जब पूरे इतिहास को हम अगर बांटते हैं तो हम मानते हैं कि 5th सेंचुरी के पहले का, ठीक है, बिटवीन 5 to 14 और कहीं कहीं 12 और 14 के बीच की सेंचुरी की बात की जाती है, और 14 सेंचुरी से अब तक ये पूरे इतिहास को, विश्व के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। 5वीं शताब्दी के पहले का, 5वीं शताब्दी से 11वीं 12वीं या 13वीं जैसी शताब्दी कहीं कहीं अलग अलग किताबों में वर्णित है, और उसके बाद की शताब्दी। तो जो 5वीं शताब्दी के पहले का युग था उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे चीजों का आविष्कार किया, बहुत रेवोल्यूशन आए, बहुत चेंजेस आए सोसाइटी में। फिर 5वीं से जो 11वीं या 12वीं शताब्दी का दौर था उसको हम डार्क फेज कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो नए आविष्कार की बात होती है या जो हमारे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात होती है वो बिल्कुल से रुक गई थी, और 12वीं शताब्दी के बाद से फिर से इस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की शुरुआत हुई। तो जब आपको मैं पढ़ाऊंगी इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट कि किस तरह से समाजशास्त्री विचार आए, तो उसमें ये मैं विस्तार से बताऊंगी कि कैसे कैसे हुए, उस समय क्या सिनेरियो हुआ था, 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का क्या विश्व का सिनेरियो था कि उसको हम डार्क फेज कहते हैं। फिर उसके बाद से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से हमारी सोसाइटी बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब फैमिली स्ट्रक्चर में परिवर्तन आए, मैरिज स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, इंस्टीट्यूशन में जितने भी इंस्टीट्यूशन थे सब में चेंजेस आए, हमारी सोसाइटी बहुत बदली, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल चेंज हुआ, हम किस तरह से सेकुलरिज्म को, किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन को, इन सब का
चेंजेस आया सोसाइटी में। तो उसी के क्रम में हम मॉडर्नाइजेशन के फेज को पढ़ते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत जो मानी जाती है, आधुनिकीकरण की शुरुआत जो मानी जाती है, वो बेसिकली मानी जाती है यूरोपियन सोसाइटी से और अमेरिकन सोसाइटी से, और बाद में फिर एशियन कंट्रीज में इसके इम्पैक्ट से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट से फिर यहाँ की सोसाइटी में चेंजेस आया। तो मॉडर्नाइजेशन जो है इसको कहा जाता है कि एक प्रोसेस है। ये हम बेसिकली इस प्रोसेस के चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन एक प्रोसेस है, एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। प्रोसेस क्या होता है? जो कि चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन इज नॉट अ रेवोल्यूशन। मॉडर्नाइजेशन कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ, एक प्रोसेस है जो लगातार चलता रहा। एंड ड्यू टू रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन के फलस्वरूप ये उत्पन्न प्रक्रिया है जो आज भी समाज में चल रही है। तो मॉडर्नाइजेशन को इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, बताएंगे। और फिर इसमें हम, चूंकि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है, मैं बार बार फोकस करती हूँ कि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को वी हैव टू कोट द रिव्यूज, वी हैव to quote the work of different scholars। तो हमें सबको देखना जरूरी है, इंडियन स्कॉलर्स को, वेस्टर्न स्कॉलर्स को। तो इस क्रम में हम अपने इस मॉडर्नाइजेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। मैं जो यहाँ पर दे रही हूँ, यहाँ पर बेसिकली चूंकि बहुत काम है, बहुत सारे चैप्टर्स को क्रिएट करना है हम लोग को ऑनलाइन कंटेंट के रूप में, तो मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को दे रही हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पर जरूर आप पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्नाइजेशन। जो इंट्रोडक्शन, पहले हमें जानना होगा इंट्रोडक्शन, क्योंकि कभी भी जब लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं तो वी हैव टू राइट इंट्रोडक्शन और देन वी प्रोसीड टूवर्ड्स आवर डेफिनेशन और कंसेप्चुअल एनालिसिस। तो इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। तो द टर्म मॉडर्नाइजेशन इम्प्लाइज वाइडर एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये माना जाता है कि जटिल प्रक्रिया है, हम बहुत इजीली इसे नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ठीक है। ये इसमें सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, हमारा रिलीजियस इम्पैक्ट, ये सारे इम्पैक्ट्स को हम मॉडर्नाइजेशन में देखते हैं कि सारे ही इंस्टीट्यूशन में जो परिवर्तन आए हैं, हम सभी का अध्ययन इस मॉडर्नाइजेशन में करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आए ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस चेंजेस में हमें इसे पढ़ना है आगे। इट डिस्क्राइब द ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम ट्रेडिशनल वैल्यू टू मॉडर्न रैशनलिस्ट वैल्यूज। The process of modernization is viewed as one-time historical process which was started by industrial revolution in England and political revolution in France। ठीक है, जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन फ्रेंच में आया, फ्रांस में आया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आया, इन दोनों रेवोल्यूशन के फलस्वरूप, इन दोनों की वजह से जो सोसाइटी में चेंजेस आए, वो हम मॉडर्नाइजेशन में देखते हैं। इट क्रिएटेड अ गैप बिटवीन दीज टू न्यू सोसाइटीज एंड द अदर बैकवर्ड सोसाइटीज। तो एक जो गैप बना, जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, अभी आपका पूरा चैप्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है, जैसे मॉडर्नाइजेशन पे, उसी तरह अगला चैप्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, तो आप समझ जाएंगे। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब आप समझ रहे हैं कि जब हम इंडस्ट्रीज का सेटअप करना शुरू किए, मतलब जो पहले हम छोटे छोटे औजारों से, हाथ के बने औजारों से जो हम अपना एग्रीकल्चरल ग्रोथ या किसी भी तरह का ग्रोथ करते थे, उसके प्लेस पे अब इंडस्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, और उससे प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इसका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अपने आप में, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। हमें सिर्फ सोच करके लगता है कि इंडस्ट्रीज का सेटअप हो गया मतलब कि प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया, पर प्रोडक्शन लेवल बढ़ा तो माइग्रेशन बढ़ा, क्योंकि लोग रोजगार के लिए गाँव से शहरों की तरफ आना शुरू किए, तो माइग्रेशन बढ़ा, लोग आना शुरू किए, तो फैमिली में टूटन दिखाई देने लगी। हमारी जो ज्वाइंट फैमिली थी वो कहीं ना कहीं से न्यूक्लियर फैमिली में आने लगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बड़ा इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का,
कि जहां इंडस्ट्री सेटअप हुई वहां की नीड को फुलफिल करने के लिए मार्केट इस्टेब्लिश हुए, स्कूल इस्टेब्लिश हुए, हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश हुए, मतलब जितने भी काम जरूरत की चीजें थी उन सब का इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हुआ और इसकी वजह से अर्बनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। तो सिर्फ एक फैक्ट्री का इस्टेब्लिश होना ये नहीं मतलब होता है, उसके हम और भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी पढ़ते हैं। तो सोसाइटी में इन सब की वजह से किस तरह से ह्यूमन का रिलेशन में भी परिवर्तन आया। क्यों, कैसे परिवर्तन आया कि पहले एक फैक्ट्रीज में अब कई रिलीजन के लोग मिल करके काम करने लगे, तो वो सब एक दूसरे का, जहाँ जो छुआछूत की बात थी कि मैं हिंदू नहीं, मैं मुस्लिम नहीं, मैं हाई कास्ट नहीं, मैं लो कास्ट नहीं, ऐसे ऐसे जो बातें होती थी वो चेंजेस आया। अब एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे रिलीजन के लोग, बहुत सारे कास्ट के लोग, जहां पर हायरार्की का कोई मतलब नहीं, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब है आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, आप कितने टेक्निकल हैं, उसके अकॉर्डिंग हायरार्की डिस्क्राइब होती है। तो ये सब चेंजेस के फलस्वरूप जो सोसाइटी बदली और इसने एक गैप क्रिएट कर दिया बिटवीन द जो इंग्लैंड एंड फ्रांस सोसाइटी एंड बिटवीन द अदर बैकवर्ड सोसाइटी, जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो एक ये गैप क्रिएट हुआ। Modernization first occurred in West through the twin process of commercialization and industrialization। तो वेस्ट में मैं बता रही हूं कि वेस्ट में सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई। The social consequences of these processes were the application of technologies in competitive market situation, the growth of lending and physical devices and need to support the modern armies, etc. The modernity in West attacked religion, family and church as well as superstition। तो अभी मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया प्रोसेस कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने की वजह से सोसाइटी पे लार्ज स्केल में इम्पैक्ट पड़ा, हमारे सुपरस्टिशन पे इफेक्ट पड़ा, हमारे फैमिली पे। उस समय जो सिनेरियो था उस समय चर्च बहुत ज्यादा प्रभावी था, ठीक है। तो चर्च पे किस तरह से इफेक्ट पड़ा, उस रिलीजन पे किस तरह से अटैक किया इसने, ये सब चेंजेस जो आए वो मॉडर्नाइजेशन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्नाइजेशन इज अ वैल्यू फ्री कंसेप्ट दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन देयर इज नो डिजायर्ड चेंजेस। ठीक है, इसमें डिजायर्ड चेंजेस नहीं होते कि हम इच्छित परिवर्तन नहीं है मॉडर्नाइजेशन, कि जो हम चाहे वो परिवर्तन हो रहा है और जो नहीं चाहे वो परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये वैल्यू फ्री कंसेप्ट है। हमेशा वन लाइन, अगर वन वर्ड क्वेश्चन आएगा आपके नेट के एग्जामिनेशन में या डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो पूछ देता है ये सीधे सीधे कि इज मॉडर्नाइजेशन इज अ वैल्यू फ्री कंसेप्ट और नॉट। तो याद रखिएगा कि मॉडर्नाइजेशन इज अ वैल्यू फ्री कंसेप्ट बिकॉज द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन हैज नो डिजायर्ड चेंजेस। इसमें डिजायर्ड चेंजेस नहीं है, क्योंकि जैसी सोसाइटी बदली उसके फलस्वरूप अलग अलग इंस्टीट्यूशन बदलते चले गए और प्रोसेस आगे बढ़ते चला। In fact, modernization is a multi-directional change rather than a change in a particular area। मैं आपको बताई कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो मल्टी डायरेक्शनल चेंज है, हर दिशा में परिवर्तन हुआ, हमारे सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन हुआ, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस हुआ, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में चेंज हुआ, हमारे जो आप कह सकते हैं मतलब जितने भी सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम में चेंजेस हुआ। तो अभी मैं जब आपको और आगे मॉडर्नाइजेशन को इलॉबरेट करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस तरह से चेंजेस हुए। तो इट इज अ मल्टी डायरेक्शनल चेंज। In fact, when we study the change occurring in traditional society, we use the concept of modernization as Bendix। अब हमें Bendix को मैं डिफाइन करती हूँ, जिन्होंने 1967 में कहा था कि modernization is the process which came between 1760 to 1830। आपको दिख रहा होगा नोट्स में कि जो 1760 से 1760 से 1830 के दशक में इंग्लैंड में एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि हुआ
ये इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1760 से 1830 के बीच में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1784 से 1794 के बीच में, जो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ये जो प्रक्रिया हुई ये मॉडर्नाइजेशन कहलाई। तो सबसे मतलब अगर इजी डेफिनेशन माना जाए बेंडिक्स का, तो आप ये दिखा सकते हैं कि द प्रोसेस विच अकर बिटवीन 1760 टू 1830 in England as a industrial revolution, and between 1784 to 1794 in French during French Revolution is called modernization. So an analysis of definition of Bendix shows that industrialization in traditional England and French Revolution in French brought about significant change in social, economic, political, educational and other field in the society at that टाइम। यही मैंने बोला कि जो रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन दोनों के फलस्वरूप जो समाज के इकोनॉमिक सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, रिलीजियस सिस्टम में, एजुकेशनल सिस्टम में, सब में जो परिवर्तन आए, दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन हम देखते हैं मैरियन जे लेवी की। तो मैरियन जे लेवी ने 1966 में डिफाइन किया है, माई डेफिनेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन hinges on the use of inanimate source of power and the use of tools to multiply the effect of। आधुनिकीकरण को प्रौद्योगिकी वृद्धि, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने। इनका कहना है कि मेरी आधुनिकीकरण की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोतों क्या होता है, इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर क्या होता है, जिसमें डीजल, पेट्रोल, कोयला, जल विद्युत, मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब का जब यूज होना शुरू किया जाता है और प्रयत्न के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों के प्रयोग पर आधारित है। तो मतलब मॉडर्न, अब याद करिएगा कि लेवी ने इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर का, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा कि मैरियन जे लेवी ने इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर की बात की है। तो इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर क्या होता है, तो डीजल, पेट्रोल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, साथ में कोल, ये सब का जब इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो उसको हम मॉडर्नाइजेशन कहने लगे, क्योंकि उससे पहले हम इन सब चीजों का यूज नहीं करते थे। पर जब हम इन सब चीजों का यूज करने लगे अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए, तो उसको उन्होंने मॉडर्नाइजेशन से डिफाइन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं योगेंद्र सिंह के लिए, जो बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर थे। अभी हाल में ही उनके डेथ हो गई। सोशियोलॉजी, मतलब पूरा सोशलॉजिकल जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा मानता है इनके लिए, हमारा हमेशा प्रणाम रहता है। तो योगेंद्र सिंह जी का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स रेशनल एटीट्यूड, यूनिवर्सलिस्टिक व्यू पॉइंट, साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, ह्यूमैनिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। याद रख लीजिएगा 1 2 3 4 5 पॉइंट। 5 पॉइंट पे योगेंद्र सिंह जी ने जोर दिया है। रेशनल एटीट्यूड मतलब कि जो हमारा जो तार्किक अभिवृत्ति है उसमें बदलाव आना, हम हर कुछ अब रेशनली सोचने लगे। उससे पहले हम सोचते थे कि बस बारिश हो रही है तो हो रही है, पर अब हम ये जानने लगे कि बारिश हो रही है तो उसके पीछे क्या है, हमारा वाटर साइकिल है। तो इस तरह से जो रैशनल एटीट्यूड डेवलप हुआ, ठीक है, हम हर चीज को पहले ईश्वर से जोड़ देते थे कि ये हो रहा है तो ईश्वर की वजह से, वो हो रहा है तो ईश्वर की वजह से। ऐसा नहीं है, हम रेशनल एटीट्यूड मानने लगे। सेकेंड वन इज यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच, जो हमारा सार्वभौमिक दृष्टिकोण बनला, ठीक है। साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, वैज्ञानिक विश्व, हम हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगे। ह्यूमैनिटी, मानववाद का भी जन्म हुआ, मानवता का भी जन्म हुआ। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में देखना, एक व्यक्ति को एक वस्तु के रूप में नहीं देखना, तो ह्यूमैनिटी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉडर्नाइजेशन जो है एक पॉजिटिव अप्रोच है। श्रीनिवास जी ने यही बोला है कि उनका कहना है कि मेरा मानना है मॉडर्नाइजेशन से एक पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है, एक सकारात्मक ये दृष्टिकोण है मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि इसमें ह्यूमैनिटी की भी बात होती है एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साथ में प्रौद्योगिकी
प्रगति। तो ये 5 चीज योगेंद्र सिंह ने बताया, याद रख लीजिए ये 5 पॉइंट्स: रेशनल एटीट्यूड, यूनिवर्सलिस्टिक व्यू पॉइंट, साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये 5 चीज जो है वो योगेंद्र सिंह कहते हैं कि जब ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देने लगे, दैट मीन्स कि मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस इज कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट we are moving towards the definition of Professor S.C. Dubey। 1967 में सर का आया definition। Modernization refers to a common behavioral pattern characterized by, इन्होंने भी 3 चीजें बताई: a rational and scientific world view, आपका तार्किक और वैज्ञानिक जो विश्व परिदृश्य है या वैज्ञानिक सोचने का जो तरीका है उसमें वृद्धि, ग्रोथ एंड एवर इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होना, एंड द थर्ड वन इज द एडॉप्शन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन इमर्ज्ड इन द सोसाइटी टू कोप विद द न्यू सिचुएशन डोमिनेटेड बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा यूनिक इन्होंने बताया। इनका कहना था कि जब दुनिया बदली, ठीक है, कैसे बदली, हमने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से सोसाइटी में बहुत चेंजेस आया। पहला टॉपिक, जब भी हम सोशियोलॉजी की शुरुआत करते हैं तो हम सब्जेक्ट का इमर्जेंस पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी एक विषय के रूप में कैसे स्थापित हुआ। तो उसमें हम हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि इन दोनों प्रक्रिया की वजह से जो नए समाज का निर्माण हुआ, उस समाज को समझने की आवश्यकता पड़ी हमें कि जो समाज बदल रहा है। देखिए समाज तो शुरू से रहा है, समाज को पढ़ने के वाले भी रहे होंगे शुरू से, पर एक औपचारिक रूप से समाजशास्त्र की शुरुआत हुई इन्हीं 2 क्रांतियों के बाद से। तो इसमें नए संस्थाएं भी कुछ जन्म ली होंगी, तो उनको उन नए संस्थाओं को जब हम समझना शुरू किए तो ये भी मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो एस.सी. दुबे ने 3 पॉइंट्स पे फोकस किया है। पहला, रेशनल एंड साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू का आगे बनना। सेकंड है ग्रोथ ऑफ एवर इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड द थर्ड वन इज एडॉप्शन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन इमर्ज्ड इन द सोसाइटी टू कोप विद द न्यू सिचुएशन डोमिनेटेड बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे डेनियल लर्नर का 1968 में। इन सब के डिटेल्स मैं पीछे दूंगी, आप लास्ट में जरूर देखिएगा, क्योंकि जब भी आप आंसरिंग करिए तो जो भी थिंकर लिखे आप उनकी किताबों का नाम भी जरूर लिखिएगा। जैसे लर्नर की बुक है द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, मॉडर्नाइजिंग ऑफ मिडिल ईस्ट। ठीक है, लर्नर की बुक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफ मिडिल ईस्ट। अभी आगे मैं लास्ट में और भी बुक्स के नाम दे दूंगी और जो जिनका मैंने उल्लेख किया है। तो लर्नर क्या कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज वेयर बाय लेस डेवलप्ड सोसाइटी एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन टू मोर डेवलप्ड सोसाइटी। ही मेंशंस अर्बनाइजेशन, लिटरेसी, mass participation as successive stage of each accelerating the pace of modernization। लर्नर की क्या डेफिनेशन है, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, ने अपनी पुस्तक में आधुनिकीकरण का पश्चिमी मॉडल स्वीकार किया। वे आधुनिकीकरण में निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। ठीक है, लर्नर ने किन किन चीजों के बारे में बताया। नंबर 1, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, कि जब हमें दिखे कि शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा, इंक्रीजिंग लिटरेसी, जब हमें ये दिखे कि जो लिटरेसी रेट है वो साक्षरता दर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। एंड द थर्ड वन इज कि बढ़ती हुई साक्षरता विभिन्न साधनों जैसे समाचार पत्रों, पुस्तकों, रेडियो आदि के प्रयोग द्वारा शिक्षित लोगों के अर्थपूर्ण विचार विनिमय में सहभागिता को बढ़ाती है। इंक्रीजिंग लिटरेसी टेंड्स टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ लिटरेट पीपल इन अ मीनिंगफुल डिस्कोर्स थ्रू वेरियस मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, बुक, रेडियो एंड सो ऑन। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए डेनियल लर्नर ने सोशल मीडिया की बात नहीं की है, पर अब तो आज के समय में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यही है कि जो
लिटरेट लोग हैं जब वो किसी डिस्कोर्स में शामिल होते हैं, ठीक है, डिस्कोर्स में शामिल होते हैं, मतलब कि हम आपसे अपने व्यू को शेयर करें, आप मुझसे आप अपने व्यू को शेयर करिए। ट्विटर आप देख रहे हैं कि ट्विटर एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है इस तरह से डिस्कोर्स का। तो इनका तो उस समय समाचार पत्रों, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, पुस्तकों आदि में जो शिक्षित लोगों के अर्थपूर्ण विचार विनिमय होते थे, उसको भी मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस से कहा है कि मॉडर्नाइजेशन में ये भी चीज़ें हमें दिखने लगी। अदरवाइज जब मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस नहीं आया था, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले की समाज देखिए, तो कुछ ही तबका अपने बातों को सामने रख पाता था, बाकी सारे तबके अपने बात को सामने रख ही नहीं पाते थे, क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे ना। हमारे यहाँ प्रिंट का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, प्रिंट का आविष्कार नहीं हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का। तो हैंडमेड पेपर्स आते थे जो कि बहुत कॉस्टली होते थे, वो सबको अवेलेबल हो नहीं पाते थे। तो कुछ ही वर्ग जो था वो इसमें शामिल हो पाता था, सारे लोग शामिल नहीं हो पाते थे। तो ये है डेनियल लर्नर का डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं A.H. अलातास का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस। इन्होंने 1972 में दिया था अपना डेफिनेशन कि मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी। याद रखिएगा, मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी with the ultimate purpose of achieving a better and more satisfactory life in the broadest sense of the term accepted by society concerned. आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का परिचय दिया जाता है, जो संबंधित समाज द्वारा स्वीकृत शब्द के व्यापक अर्थों में बेहतर और अधिक संतोषजनक जीवन प्राप्त करने के अंतिम उद्देश्य के साथ होता है। तो अलातास का डेफिनेशन यही है कि मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज, कि किस तरह से आधुनिक जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसका उदय होना, और उदय होने से किस तरह से समाज में परिवर्तन लाना, ये A.H. अलातास का डेफिनेशन है। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं विल्बर्ट मूर का 1978 में इनका डेफिनेशन आया कि अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल और प्री मॉडर्न सोसाइटी इनटू द types of technology and associated social organization that characterize the advanced, economically prosperous and relatively politically stable nation of the western world. आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक या पूर्व आधुनिक समाज का प्रौद्योगिकी और संबद्ध सामाजिक संगठन में रूपांतरण होता है। मतलब कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी और जो प्री मॉडर्न सोसाइटी थी उसका चेंज होना। देखिए, दो शब्द होता है, एक चेंजेस और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि हमारे रूप में अंतर, रूपांतरण, ठीक है, पूरी तरह से नहीं बदले, थोड़ा बहुत चीजें बदली और उसके रूप में अंतर हो गया। जैसे एक फीमेल है, अभी मेकअप नहीं की तो अलग, और फिर लिपस्टिक काजल वाजल लगा ली तो थोड़ा सा उसके में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस मतलब कि वो बिल्कुल से बदल जाना। तो बिल्कुल से बदलने की बात नहीं हो रही, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि जो ट्रेडिशनल और प्री मॉडर्न सोसाइटी था उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में, इसको बोला विल्बर्ट मूर ने। तो जब एक बार आप डेफिनेशन या कंसेप्ट समझ लेंगे मॉडर्नाइजेशन का, तो खुद ब खुद आपको सिर्फ एक की वर्ड्स को पकड़ना होगा कि लर्नर ने किस कीवर्ड्स को यूज किया, किसे मूर ने यूज किया, किसे अलातास ने किया, एस.सी. दुबे ने किसको किया, योगेंद्र सिंह ने किसको किया। वो कीवर्ड्स भाई इतना तो याद करना पड़ेगा अगर आपको सब्जेक्टिव में आंसर अच्छा लेना, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि बताइए कि ये पॉइंट्स किसने दिया, या 3 पॉइंट्स मान लीजिए योगेंद्र सिंह का दे दिया और 1 पॉइंट्स किसी और का दे दिया। तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि योगेंद्र सिंह ने किन किन चीजों की बातें की हैं। सॉरी, मेरे पास कॉलर माइक नहीं, इसलिए मुझे फैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, इसलिए बहुत गर्मी लग रही है। द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन बाय कृष्ण कुमार ने एक डेफिनेशन दिया है, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल रूरल एग्रेरियन सोसाइटी टू सेक्युलर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। वेरी इजी बट परफेक्ट डेफिनेशन कि जब
हमारा पारंपरिक समाज, हमारा ग्रामीण समाज या हमारा कृषक समाज चेंज हो रहा है सेक्युलर सोसाइटी में, अर्बन सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। इसको हम क्या कहेंगे? मॉडर्नाइजेशन। सेक्युलर सोसाइटी को मैं अभी यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारा टॉपिक मुझे पढ़ाना है 1 by 1। तो जब सेक्युलराइजेशन की बात मैं करूंगी तो आपको सेक्युलराइजेशन के टॉपिक को समझा दूंगी। तो मॉडर्न सोसाइटी इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी। To modernize a society is first of all to industrialize it. Historically, the rise of modern society has been inextricably linked with the consequences of industrial society. तो ये आपको कृष्ण कुमार का ये डेफिनेशन है। अब हम आइजनस्टेट के डेफिनेशन को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टोरिकली मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज टूवर्ड्स दोज टाइप ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम दैट हैव डेवलप्ड इन वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन फ्रॉम द 17th century to the 19th and have been spread to the other European countries and in the 19th and 20th centuries to the South American, Asian and Western countries. तो आइजनस्टेट का डेफिनेशन क्या बोलता है? बोलता है कि जो 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में जो प्रोसेस हुआ, कहाँ पर? यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में। और 19th सेंचुरी से जो 20th सेंचुरी के बीच में प्रोसेस हुआ, कहाँ पर? एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में एंड सम साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। तो वो प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन कहलाए। तो उन्होंने सेंचुरीज के अकॉर्डिंग बताया है मॉडर्नाइजेशन के। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस को आपको बताए। अब आपको बहुत सारे बुक्स के मतलब जो थिंकर मैंने कोट किए हैं, उसके अलावा भी कुछ और थिंकर्स जो कि मॉडर्नाइजेशन पे काम किए हैं, उनकी यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही होगी, उनके नाम दिख रहे होंगे, पब्लिकेशन दिख रहे होंगे। उसको प्लीज समझिएगा, क्योंकि जब आपसे पूछा जाए मॉडर्नाइजेशन के बारे में, तुरंत यू हैव मतलब आपको तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा, अलातास, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, डेनियल लर्नर, ये सभी लोगों ने मॉडर्नाइजेशन पे काम किया है। तब आपके सामने फिर एक सोशियोलॉजी पढ़ने का मजा है कि आपको अच्छे से समझना होगा कि अच्छा ये टॉपिक इसमें ये इन लोगों ने काम किया, ये टॉपिक इसमें इन लोगों ने काम किया। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट एंड यू हैव टू क्लैरिफाई ऑल द थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन रेस्पेक्टेड फील्ड्स। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो होप बहुत सारे डेफिनेशंस को मैंने दिए और मैं बहुत मेहनत करती हूँ। आप देखिए 5-6 दिन बाद मेरे वीडियो आ रहे हैं और आप देखते होंगे कि सब मैं हैंड रिटन करती हूँ। मैं पीपीटी पे यकीन बहुत नहीं करती हूँ। पीपीटी में क्या होता है कि हम यहाँ से उठा के वहाँ पेस्ट करती है, वहाँ से उठा के वहाँ पर पेस्ट करती है। मैं दिन भर बैठ करके नोट्स तैयार करती हूँ और आप लोगों को अवेलेबल कराती हूँ अलग अलग बुक्स को प्रिफर करके। तो इसके अलावा भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, अगर होगा तो मैं इसी स्लाइड में कुछ दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। तो प्लीज आप सभी पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। और जिन के पास मेरे नंबर होंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारे सब ग्रुप्स में जुड़े हैं, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर समय आप लोग के लिए अवेलेबल हूं। अब मैं आगे मॉडर्नाइजेशन के अगले पार्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक बाय बाय, ध्यान रखिएगा, संभल के रहिएगा। बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। आप सब लोग सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।